नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाली कक्षा में हम लोगों ने अलंकार की परिभाषा, उसके दोनों भेदों शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा का अध्ययन किया और साथ ही साथ किन किन अलंकारों का हम लोगों को अध्ययन करना है और इनके जो प्रमुख भेद हैं उनका हम लोगों ने बस केवल एक नाम सुना, नाम पर चर्चा की। आज बेटा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं शब्दालंकार में। जो पहला अलंकार है अनुप्रास, अनुप्रास से शुरुआत कर रहा है बेटा। अनु शब्द का अर्थ होता है बाद में, प्रास का अर्थ होता है ध्वनित होना, सुनाई देना। ठीक है, जहां पर आवाज बाद में भी सुनाई दे वो क्या है, अनुप्रास है। तो यहां पर परिभाषा दी गई है जहां काव्य में समान वर्ण की आवृत्ति हो, तो जहां कविता में समान वर्ण की, उसी वर्ण की क्या हो, आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर एक चीज भी स्पष्ट कर दें कि प्रायः जब आवृत्ति की बात होती है वर्ण की, तो परिभाषाओं में तो उतना कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होना जरूरी है। ठीक है, करें इसके 5 भेद होते हैं। इसके कौन कौन से भेद होते हैं, 5 होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये क्या हो गए, इसके 5 भेद हो गए बेटा। इसको मिटा दे वरना आप लोगों को लगेगा कि शायद ये अनुस्वार लगा हुआ है। अब छेकानुप्रास को देखते हैं बेटा हम लोग। छेका शब्द का अर्थ होता है बेटा चतुर। ठीक है, जहां कवि चतुराई से क्या करे, अनुप्रास का प्रयोग करता है, वहां छेकानुप्रास होता है। चतुराई से प्रयोग कैसे होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, ठीक है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब बेटा इसी को समझते हैं कि वर्ण काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होने का मतलब क्या है। ऐसे बेटा इससे पहले हम लोगों ने तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए पढ़ा था, तो उसमें क्या था, पहला जो त आया बेटा तरणी का, उसको हम आवृत्ति नहीं मानेंगे। वो क्या है, पहली बार आया बेटा। आवृत्ति होने का मतलब ये कि हम उस स्थान से घूम करके फिर वहीं पर आ जाए, तब हमारा एक घेरा या एक आवृत्ति पूरी होती है। इस हिसाब से बेटा जब वहां पे दोबारा घूम के आएंगे तब क्या होगा, पहली आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर उदाहरणों से हम लोग समझ सकते हैं। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। अब बेटा ब जो पहली बार आया वो तो पहली बार आया ही है। आवृत्ति कब हुई, जब वो दोबारा ब आया, ये एक आवृत्ति हुई है। ठीक है, और जहां एक आवृत्ति हो वो क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। तो आगे सूरदास जी की ही पंक्ति दोनों है। कहत कत परदेशी की बात। बेटा जो बच्चे इंटर में है, 12 में है, वो अच्छे से इस पद को पहचानते होंगे कि उनके पाठ्यक्रम का सबसे कठिन पद है। तो ऐसे पदों कूट पद कहते हैं। कहत कत परदेशी की बात वाला जो पद है, तो इसमें कहत और कत दोनों क से आरंभ हो रहा, आवृत्ति केवल एक हो रही है, इसलिए क्या हो गया, यह भी छेकानुप्रास हो गया। अगले में देखते हैं बेटा, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी है। अब बेटा यहां पर देखते हैं, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर। अब बेटा मन और मंदिर, इसमें क्या हो गई, आवृत्ति हो गई म की। क्योंकि एक ही बार आया है इसलिए क्या होगा, छेका। अगर यही कई बार आता तो क्या हो जाता, इसको भी समझ लेते हैं, वो तो वृत्त्या होता। तब वृत्त्या में क्या होता है, जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। अब बेटा कह रहे कि आवृत्ति एक बार न हो करके एक से अधिक बार हो। कहने का आशय ये है कि उस पंक्ति में वह शब्द या वह वर्ण क्या हो, एक से
अधिक बार आकर के बेटा, बल्कि एक बार आया तो वो आवृत्ति नहीं मानी जाएगी, दोबारा आया तो पहली आवृत्ति, और जब तीसरी बार आया तो क्या हो गई, एक से अधिक आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने वर्ड के साथ साथ शब्द क्यों कहा, तो बेटा शब्द वगैरह की बात ये लाटा में आ जाती है, वहां पर पूरे शब्द की आवृत्ति होती है, पूरी पंक्तियों की आवृत्ति होती है। ठीक है, करें जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। अब उदाहरण से समझते बेटा, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब बेटा पहली बार जब आया ह तो आया ही, दूसरी बार पहली आवृत्ति, और उसके बाद जब हारिल में आया तो क्या हो गई, उसकी दूसरी आवृत्ति हो गई। ठीक है, इसी प्रकार बेटा ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, भायत भगति भरत आचरणु कहत सुनत सब दूषण हरनु। अब बेटा इसमें भी देखिए क्या है, भ बेटा जब पहली बार आया वो तो सामान्य रूप में आया, जब दूसरी बार आया तो उसकी पहली आवृत्ति हुई, और जब तीसरी बार आया तो उसकी दूसरी आवृत्ति हुई। प्रायः कक्षाओं में पढ़ाते समय देखा गया बेटा, आप लोग ये समझते हैं कि जितनी बार आया उतनी आवृत्ति हुई है, जबकि हम पहले को छोड़ करके तब आवृत्ति काउंट करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। अगला है बेटा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का मतलब है, तो आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे सम्राट अशोक की लाटों के विषय में, यानी बेटा स्तंभ, खंभे, जिस पर सम्राट अशोक क्या करते थे, अपने शासनादेशों को, अपने राजाज्ञाओं को उत्कीर्ण कराया करते थे, उन पत्थरों पर लिखवाया करते थे। यानी बेटा लाटा शब्द का अर्थ हो गया स्तंभ। ठीक है, जहां पर अनुप्रास स्तंभ के रूप में आए, स्तंभ का मतलब यहाँ क्या हो गया बेटा, पूरी की पूरी पंक्ति के रूप में आए, वहां क्या होता है, वहां पर लाटानुप्रास होता है। अब समझते हैं, जहां काव्य में कुछ परिवर्तन के साथ पंक्ति की आवृत्ति हो, कहें थोड़ा सा परिवर्तन हो, उसके साथ पूरी की पूरी जो लाइन है, पूरी की पूरी जो पंक्ति है वो वही हो, तो वहां क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूरी पंक्तियों में देखेंगे तो स और क, इसी का अंतर है, यहां पर सपूत है और यहां पर कपूत है, बाकी पूरी की पूरी पंक्ति क्या है, जो ऊपर है वही नीचे है, अर्थ बदल जाता है। तो यहां पर कवि कह रहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि पुत्र लायक है, सपूत है, तो उसके लिए क्या धन संचित करने की आवश्यकता है। कवि कह रहा नहीं है, अगर वो योग्य है तो अपने लिए खुद कमा लेगा, ऐसे पुत्र के लिए धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे में कह रहे पूत कपूत क्यों धन संचय, और यदि पुत्र नालायक है, कपूत है, तो उसके लिए भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा यदि वो नालायक है तो क्या करेगा, उस धन को बर्बाद करेगा और वो धन उसको बर्बाद करेगा। दोनों में बेटा बड़ा अच्छा संबंध है। कई बार मनुष्य धन को बर्बाद करता है और उसी बहाने वो धन क्या कर रहा होता है, उस मनुष्य को बर्बाद कर रहा होता है। अधिक सुविधाएं, अधिक संपन्नता भी मनुष्य के नाश का कारण बनती है। अब बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने श्रुत्या को क्यों छोड़ दिया। बेटा श्रुत्या को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि श्रुत्यालंकार में बेटा इसकी परिभाषा ये होती है कि जहां काव्य में एक स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की आवृत्ति हो। तो बेटा साथ में तो मुझे आप लोगों को यह भी बताना होगा कि किस किस स्थान से कौन कौन से व्यंजन ध्वनियां या स्वर ध्वनियां उच्चारित होती हैं। तो इसके लिए बेटा मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा हिंदी में वर्ण व्यवस्था की, और उसके बाद तब आप लोगों को मैं श्रुत्यानुप्रास पढ़ाऊंगा, ताकि ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से क्या आशय है। तो हम लोग तो मुंह से ही बोलते हैं, तो आप लोगों को लगेगा अरे सब तो मुंह से ही बोला जाता है, तो एक स्थान से, लेकिन बेटा यहाँ पर मुंह के अंदर बहुत कुछ है, जिससे क्या होता है, ध्वनियों के उच्चारण स्थान बदल जाते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है।
अब चलते हैं बेटा अंत्यानुप्रास में। जहां काव्य में शब्द या वाक्य के अंत में आने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। दो बातें कही गई बेटा। अंत्यानुप्रास की दो स्थितियां हैं। एक तो पंक्ति में ऐसे ही कई शब्द आ जाएं, पंक्ति में ऐसे कई शब्द आ जाएं जिनका अंत समान वर्ण से हो रहा हो तो भी अंत्यानुप्रास है, या पूरी की पूरी पंक्ति हो, पंक्ति के अंत में आने वाले जो शब्द हों, फिर अगली पंक्ति के अंत में आने वाला शब्द, फिर अगली पंक्ति के आने वाला शब्द, इनमें भी समानता हो तो इसे भी अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे बेटा अभी एक उदाहरण बड़ा अच्छा याद आ रहा है, राम की शक्ति पूजा से राघव लाघव रावण वारण। तो देखिए र और ल से शुरू हो रहा है शब्द, लेकिन राघव लाघव। अब यहां अंत्यानुप्रास है रावण वारण। युद्ध में एक ऐसा दिन भी आया जिस दिन जो दैवी शक्तियां हैं वो राम के साथ न होकर के किसके साथ हो गई, रावण के साथ हो गई। तो भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं धर्मरत हूं और मेरी पराजय हो रही है आज, और ये रावण के साथ सारी दैवी शक्तियां हैं। माता दुर्गा स्वयं युद्ध में उतर आई है रावण के पक्ष में। तो राम क्या कहते हैं, राघव लाघव। आज रावण आज राघव यानी राम क्या हो गया है, आपके लिए छोटा हो गया है माता। और रावण वारण, वारण का मतलब किसी को बचाना, उद्धार करना, और रावण का आपने क्या किया है, वारण किया, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, राम के मन में जो पीड़ा है बेटा। बाकी यहाँ पे हमने जो उदाहरण लिया है, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, बेटा रसखान जी की पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। इसमें कह रहे हैं कि बेटा देखिए शेष महेश गणेश सुरेश सबके अंत में बेटा क्या आ रहा है, स आ रहा है। तो ये एक पंक्ति में जो अलग अलग शब्दों का उदाहरण हो गया वो हो गया। दूसरा जो वाक्य का कहा गया बेटा, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। माकह एक कहानी, क्या है बेटा, नी, राजा था या रानी। ये बेटा मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा लिया गया बेटा काव्य है, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। आप लोग छोटे रहे होंगे, पक्का पढ़े होंगे और इसका आनंद लिए होंगे। माकह एक कहानी, राजा था या रानी, बेटा जिसमें भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल अपनी माता यशोधरा से कह रहे हैं कि माँ एक कहानी सुनाओ, राजा हो या रानी हो लेकिन फिर भी मुझे कहानी सुननी है। और बेटा माता ने सुनाई कहानी किसकी, उन्हें उनके पिता की कहानी सुनाई कि किस प्रकार से आपके पिता जीवों पर, पशुओं पर दया किया करते थे। बेटा यहाँ पर आज हम लोगों ने 4 अनुप्रासों का अध्ययन किया। अंत्यानुप्रास का अध्ययन हम बताइए, श्रुत्यानुप्रास का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम लोग हिंदी में जो वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, वर्ण व्यवस्था का मतलब बेटा जो ध्वनि वाले वर्ण है, वो इतिहास में या समाज शास्त्र में आप लोग जो वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं वो वर्ण व्यवस्था नहीं, वो वर्ण व्यवस्था क्या बेटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली, वो यहाँ पर नहीं पढ़नी है। वो संस्कृत वाला जब आप लोगों को बेटा कुछ पाठ पढ़ाएंगे तो वहां पर अवश्य वर्ण और आश्रम व्यवस्था की थोड़ी सी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन